बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड, उसका जो हमारे पास यूनिट 2 है जिसमें हम परमुटेशन ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम तीसरा लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम ऑलरेडी अपने पहले और दूसरे लेक्चर में यह बात कर चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं और परमुटेशंस क्या होते हैं। इन सभी चीजों पर हमने बहुत ही डिटेल कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक सेट दिया गया है तो उसके लिए अगर दो परमुटेशन एग्जिस्ट करते हैं तो वो दोनों परमुटेशन कब बराबर हो सकते हैं, यानी कि इक्वालिटी ऑफ टू परमुटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम यह भी समझेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशंस क्या होता है। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप सभी को रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर्स में यह बात कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सेट दिया गया है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कितने परमुटेशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, इन पर हमने बात कर लिया है। तो अब आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग दीजिए इक्वालिटी ऑफ टू परमुटेशंस, या फिर दो से अधिक परमुटेशंस कब एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिए सभी चीजों को। आप अपने कॉपी और पेन लेकर बैठे रहिए, सभी चीजों को नोट डाउन करते चलिएगा। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए। सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि एक्सएन बी ए नॉन एम्प्टी, ठीक है, बी ए नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और इसका ऑर्डर कितना है, n है, ठीक है। एंड हम सपोज कर लेते हैं कि P एंड Q, ठीक है, B टू परमुटेशंस क्या है, हमारे पास दो परमुटेशंस हैं, B टू परमुटेशंस ऑन किस पर ये है, हमारा जो दिया गया सेट है XN पर है, ठीक है। देन तब हम कहेंगे कि हमारे पास P एंड Q जो हमारे पास है, देन P इज इक्वल टू Q, या फिर मैं कह रहा हूं कि हमारा जो परमुटेशन P है और जो हमारे पास परमुटेशन Q है, परमुटेशन P और परमुटेशन Q एक दूसरे के तभी बराबर हो सकते हैं इफ एंड ओनली इफ अगर हम P परमुटेशन को अपने डोमेन के X एलिमेंट पर अप्लाई करते हैं, तो यहां पर यह जो वैल्यू देगा वह Q परमुटेशन को अगर उसी X पर अप्लाई करते हैं तो ये दोनों वैल्यूज हमारे बराबर होने चाहिए। तब हम कहेंगे कि हमारे ये जो P परमुटेशन और Q परमुटेशन है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि इक्वालिटी ऑफ परमुटेशंस हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर बात किया जाए तो ये हर एक एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करेगा, यानी कि डोमेन का हर एक एलिमेंट के लिए यह बात सत्य होनी चाहिए। समझते हैं इस बात को कि क्या बातें बोली जा रही हैं। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक्सएन डोमेन का सेट है, और चूंकि यहां पर हम परमुटेशन पर बात कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एक्सएन ही होगा। ठीक है, यानी कि डोमेन और कोडोमेन हम सेम लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सएन मतलब हुआ कि इसमें n एलिमेंट्स हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि 1 2 3 एंड सो ऑन हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चाहो तो 4 को भी लिख लेते हैं, चलो 4 को भी मैंने लिख लिया, एंड सो ऑन। ऐसे ही यहाँ पर भी 1 2 3, या फिर आप ले सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा, या फिर ABCD एंड सो ऑन, टोटल n एलिमेंट्स इसमें भी हैं। ठीक है, वैसे तो अगर बात किया जाए तो दोनों ही सेट हमारे पास सेम होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास A जो है
वह 1 के बराबर है। ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन मैं इस प्रकार से अरेंज किया हूं अपने सेट को, यानी कि सपोज करना, ध्यान से सुनना, हम अपने डोमेन के एलिमेंट को तो एक क्रम में लगा दिए, लेकिन हम को डोमेन के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिए, यानी कि ए हमारा हो सकता है 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम एक परमुटेशन पी को अप्लाई किए, तो जब हम पी परमुटेशन को अप्लाई किए तो हमारे पास 1 जो है वह ए से मैच कर रहा है, 2 जो है वह बी से मैच कर रहा है, 3 जो है वह सी से मैच कर रहा है, 4 जो है वह डी से मैच कर रहा है, एंड सो ऑन। फिर हमने क्या किया, एक दूसरे परमुटेशन को अप्लाई किया और इस परमुटेशन को मैंने नाम दे दिया क्यू। और यह क्यू जो परमुटेशन है वह भी ऐसा ही कर रहा है कि 1 को ए पर मैप कर रहा है, 2 को बी पर मैप कर रहा है, 3 को सी पर मैप कर रहा है, 4 को डी पर मैप कर रहा है, एंड सो ऑन। तब हम कहेंगे कि हमारा पी परमुटेशन और क्यू परमुटेशन दोनों सेम है, क्योंकि वो दोनों ही डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो को डोमेन के उन्हीं एलिमेंट्स पर मैप कर रहे हैं, दोनों के दोनों एक ही एलिमेंट पर मैप कर रहे हैं। ठीक है, तब इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि हमारा जो पी परमुटेशन और क्यू परमुटेशन है वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। ओके, इसका मतलब ये हुआ जो मैं आपको समझा चुका हूं। लेट अस सपोज, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इन चीज़ों पर बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल पर भी बात कर लिया जाए। सपोज कर लेते हैं कि x3 हमारे पास क्या है, एक सेट है जिसमें हमारे पास 1 2 3 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एंड हमारे पास p एक परमुटेशन है और इस परमुटेशन में खास बात यह है कि 1 2 3 जो है वह हमारे पास 3 1 2 पर मैप कर रहा है। ठीक है, और हमारे पास एक क्यू परमुटेशन है जिसमें हमारे पास 1 2 3 जो है वह ए बी सी पर मैप कर रहा है। तो हम कह रहे हैं देन पी परमुटेशन इज इक्वल टू क्यू परमुटेशन। इसका मतलब यह हुआ कि यह तभी हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ, यह तभी हो सकता है जब हमारे a का वैल्यू 3 हो, a का वैल्यू हमारे पास 3 हो, b का वैल्यू हमारे पास 1 हो तो b का वैल्यू 1 हो, c का वैल्यू हमारे पास 2 हो। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही परमुटेशन क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो परमुटेशन तभी बराबर हो सकते हैं जब हम सेम सेट पर अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि डोमेन के एलिमेंट सेम होने चाहिए। और जो हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स से मैपिंग करा रहे हैं, यानी कि हमारे पास जो सेकेंड रो है उसमें जो हमारे पास इमेज है वो दोनों के दोनों परमुटेशन में सेम ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि a का वैल्यू 2 हो जाए, b का वैल्यू 3 हो जाए। ऐसा अगर होता है तो वहां तो हमारे पास दूसरा परमुटेशन मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये दोनों परमुटेशन क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फिगर बनाने की कुछ खास आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आप लोग इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए एक और पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं, यहीं पर मैं समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमेशा ध्यान में रखना, एक काम करो, पहले स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अब चलिए अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा रिमार्क एक्चुअली हमें पढ़ना है। ठीक है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं, रिमार्क पर भी। रिमार्क में यह बात बोली जा रही है कि ए परमुटेशन, यहां पर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। ए परमुटेशन इज अनअल्टर्ड, ठीक है, अनअल्टर्ड यानी कि वह बदलता नहीं है, इफ वी इंटरचेंज, ठीक है, इफ वी इंटरचेंज एनी टू कॉलम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए मैं क्या बातें बोल रहा हूं। मैंने यह बोला कि हमारे पास अगर कोई भी परमुटेशन दिया गया है और उस परमुटेशन के हम क्या कर रहे हैं, उस परमुटेशन में हम
किसी भी दो कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज कर देते हैं तो उससे उस परमुटेशन में कोई भी बदलाव नहीं होता है, वह बदलता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास P एक परमुटेशन है जिसमें 1 2 3 डोमेन के एलिमेंट है। 1 जो है वह 3 पर मैप कर रहा है, 2 जो है वह 1 पर मैप कर रहा है और 3 जो है वह 2 पर मैप कर रहा है, ऐसा हम सपोज कर लिए। ठीक है, तो इसके किसी भी दो कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दीजिए। लेट अस सपोज कि हम अपने तीसरे कॉलम को पहले कॉलम से इंटरचेंज कर दिए, तो यहाँ पर हमारे पास 3 जो है वह 2 पर मैप कर रहा है, 2 जो है वह 1 पर मैप कर रहा है और 1 जो है वह 3 पर मैप कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही परमुटेशन सेम है, इनमें कोई भी बदलाव नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम चाहे इस तरीके से लिखें चाहे इस तरीके से लिखें, अगर हम ध्यान दें तो 1 जो है वह 3 पर ही मैप कर रहा है, 2 जो है वह 1 पर ही मैप कर रहा है, 3 जो है वह 2 पर ही मैप कर रहा है। और दोनों ही केसेस में यह बात देख सकते हैं, 1 जो है 3 पर मैप कर रहा है, इसमें भी देख सकते हैं 1 जो है 3 पर मैप कर रहा है, 2 जो है वह 1 पर मैप कर रहा है, इस पर भी देख सकते हैं, 3 जो है वह 2 पर मैप कर रहा है, इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम किसी भी परमुटेशन के कॉलम को हम इंटरचेंज चाहे जितनी बार भी कर लें, चाहे जितनी बार हम कर लें, हमारा परमुटेशन बदलेगा नहीं, यह बात ध्यान में रखना। लेकिन हम दो कॉलम का ही इंटरचेंज करेंगे, यह बात ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि हम एक कॉलम को इंटरचेंज किए तो दूसरे कॉलम को ना करें। ठीक है, हमें वह करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिमार्क हुआ। आप लोग क्या करिए, इतनी चीजों का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशंस के बारे में। तो चलिए अब हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशंस। यानी कि हमारे पास दो परमुटेशन दिए गए हैं या फिर दो से अधिक परमुटेशंस दिए गए हैं, तो उनका हम मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं या फिर उनका हम प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को आप समझ जाते हैं तो हम परमुटेशन ग्रुप को जब प्रूव करके दिखाएंगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्या बातें बोली जा रही हैं समझने का प्रयास करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास x3 एक सेट है जिसके लिए हमारे पास P2 और P3 क्या है, दो परमुटेशंस दिए गए हैं। देन द प्रोडक्ट ऑफ P2 इंटू P3, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, P2 और P3 का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, विल बी डिफाइंड एज अ परमुटेशन, या फिर मैं कहूं विल बी डिफाइंड एज अ लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा, एक एक करके समझिए, बहुत ही आसान सा यह टॉपिक भी है। ठीक है, ऑन x3 ऑब्टेन्ड हम प्राप्त कर सकते हैं इसके प्रोडक्ट को आफ्टर टू सक्सेसिव चेंजेस, फर्स्ट बाय P2 एंड देन बाय P3। इसका मतलब क्या हुआ, समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहां पर जो सेंटेंस लिखा गया है इस पर ज्यादा फोकस मत करिए, जो इसका मेथड है इस पर ज्यादा हमें फोकस करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास यह एक सेट दिया गया था। ठीक है, इसके लिए हमारे पास P2 दिया गया है, तो P2 का मतलब हो गया हमारे पास, मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, P2 का वैल्यू हमने निकाला था 1 2 3 जो है वह होता था 1 3 2। ठीक है, एंड जो हमारे पास P3 है वो क्या होता था, वह हमारे पास होता था 1 2 3 और यहाँ पर आता था 3 2 1। ये हमारे पास क्या होता था, P3। ठीक है, आप लोग पिछले लेक्चर को देखे होंगे, आपको पता ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, P2 और P3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो P2 और P3 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, P2 इंटू P3। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 1 3 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, इनटू यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 1। ठीक है, अब जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे से समझिए। 1 जो है वह 1 पर मैप कर रहा है,
2 जो है वह 3 पर मैप कर रहा है, 3 जो है वह 2 पर मैप कर रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ। इसमें भी ऐसे ही सिमिलरली 1 जो है 3 पर मैप कर रहा है, 2 जो है वह 2 पर मैप कर रहा है, 3 जो है वह 1 पर मैप कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो 1 जो है वह 1 पर मैप कर रहा है, पहले वाले में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि यह जो हमारे पास मैपिंग हुआ है इस एलिमेंट का इस एलिमेंट पर, यह एलिमेंट इस वाले परमुटेशन में कहाँ पर मैप कर रहा है। यानी कि 1 जो है वह 1 पर मैप कर रहा है, तो यहाँ पर 1 जो है वह 3 पर मैप कर रहा है। यानी कि हम जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह जो 1 है वह 3 पर मैप कर रहा है, इट मीन्स। ठीक है, ऐसे ही अब हमारे पास जो 2 है वह 3 पर मैप कर रहा है, तो इसमें हम चेक करेंगे कि 3 कहाँ पर मैप कर रहा है। तो 3 जो है वह 1 पर मैप कर रहा है, इट मीन्स दैट कि 2 मैप कर रहा है 1 पर, जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 3 जो है वह 2 पर मैप कर रहा है, और यह जो 2 है वह कहाँ पर मैप कर रहा है, यह 2 इस 2 पर मैप कर रहा है। यानी कि हमारे पास जो 3 है वह 2 पर ही मैप कर रहा है। रिपीट कर देता हूँ, इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो 1 जो है वह 1 पर मैप कर रहा है, तो ये जो हमारे पास कोडोमेन का एलिमेंट मिला है उसे यहाँ पर हम डोमेन से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर भी 1 लिखा गया है, यहाँ पर भी 1 है, तो इस 1 को यहाँ पर हम सपोज करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि ये 1 कहाँ पर मैप कर रहा है, तो 3 पर मैप कर रहा है, इसलिए 1 3 पर हमने मैप करा दिया। इसमें चेक करेंगे 2 हमारे पास जो है वह 3 पर मैप कर रहा है, तो यह जो 3 है वह इस डोमेन में कहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यह 3 कहाँ पर मैप कर रहा है, 1 पर मैप कर रहा है, इसलिए हमारा जो 2 है वह 1 पर मैप करेगा जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तब। ऐसे ही सिमिलरली 3 जो है वह 2 पर मैप कर रहा है, तो 2 जो है वह 2 पर मैप कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, तो अब अगर आप सभी को पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, ये जो हमारे पास परमुटेशन लिखा गया, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये P6 ही लिखा गया है। यानी कि इट मीन्स दैट जब भी हम 2 परमुटेशंस का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे या प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास उन्हीं में से कोई एक परमुटेशन मिलता है जो कि उस सेट के लिए ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यह बात हमेशा ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने क्या बोला कि अगर हम किसी भी 2 परमुटेशन का प्रोडक्ट निकालते हैं, किसी भी सेट के 2 परमुटेशन का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उससे जो हमारे पास परमुटेशन मिलता है वह परमुटेशन उसी सेट के ही किसी ना किसी परमुटेशन के ही बराबर होगा। यह बात हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई? तो अभी आप क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बात करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। हम चलो यह भी आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 परमुटेशंस हम लेते हैं और उनका हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हों। चलो इसको भी मैं प्रूव करके दिखाता हूं, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम उस पर बात करते हैं। अब चलिए हम अगले स्टेप पर बात करते हैं, अगले पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि हमारे पास P2 का वैल्यू इतना है, P3 का वैल्यू इतना है, तो हमने क्या देखा कि अगर हम P2 इंटू P3 निकालते हैं तो हमारे पास P6 मिल रहा था जो कि इतने के बराबर था। नाउ अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम आपको प्रूव करके दिखाने वाले हैं कि जब भी हम 2 परमुटेशंस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हो। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है कि अगर A इंटू B है तो वह B इंटू A भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम प्रूव करके दिखाने वाले हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ही बराबर हों। ठीक है, तो इस बार हम क्या करते हैं P3 इंटू P2 निकाल लेते हैं, क्योंकि P2 इंटू P3 ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो इस बार हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास P3 का वैल्यू कितना है 1 2 3 एंड 3 2 1 हमारे पास है।
यहाँ पर अगर हम P2 का वैल्यू चेक करते हैं तो हमारे पास है 1 2 3 एंड 1 3 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हम प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा, 1 जो है वह 3 पर मैप कर रहा है, तो इसमें हम चेक करेंगे 3 कहाँ पर मैप कर रहा है, 2 पर मैप कर रहा है, यानी कि 1 जो है वह 2 पर मैप करेगा इसका प्रोडक्ट का। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। 2 जो है वह 2 पर मैप कर रहा है, तो इसमें हम चेक करेंगे 2 कहाँ पर मैप कर रहा है, 3 पर मैप कर रहा है, यानी कि 2 जो है वह 3 पर मैप करेगा। इसमें हम चेक करेंगे 3 जो है वह 1 पर मैप कर रहा है, तो 1 कहाँ पर मैप कर रहा है, 1 पर ही मैप कर रहा है, यानी कि 3 जो है वह 1 पर मैप कर रहा है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो आप अपने कॉपी में पेज पलट कर देखिए। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो हमारे पास लिखा गया है यह P5 है। ठीक है, और P5 और P6 कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, या फिर ऐसे ही देख सकते हैं कि हमारे पास 1 जो है P6 में 3 पर मैप किया है, यहाँ पर 1 जो है वह 2 पर मैप किया है, 2 जो है 3 पर मैप किया है, 2 जो है वह 1 पर मैप किया है, 3 जो है वह 1 पर मैप किया है, इसमें 3 जो है वह 2 पर मैप किया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास P2 इंटू P3 जो है वह हमारे पास P3 इंटू P2 के बराबर नहीं है, यानी कि यह कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ये बात ध्यान रखने वाली पॉइंट है। ठीक है, यानी कि जब भी हम अपने परमुटेशन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास अगले लेक्चर का टॉपिक रहेगा, तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि हमारा जो परमुटेशन ग्रुप होता है वह कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इस पॉइंट को मैं बेसिकली समझा भी रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक रिमार्क लिख देते हैं। रिमार्क में क्या लिख देते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू परमुटेशन, एनी टू परमुटेशंस, ठीक है, एनी टू परमुटेशंस नीड नॉट टू बी कम्यूटेटिव। क्या है, कम्यूटेटिव। अब इसका मतलब क्या है समझने का प्रयास करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको समझा ही दिया है कि जरूरी नहीं है कि किसी भी सेट के 2 परमुटेशंस को हम उठाते हैं तो उसका प्रोडक्ट अगर निकालते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं या फिर कम्यूटेटिव हो। लेकिन इसमें एक छोटा सा कंडीशन है कि व्हेन n जो है वह ग्रेटर देन 2 हो। अगर n का वैल्यू 2 के बराबर हो जाता है या फिर 2 से छोटा हो जाता है तो उस सिचुएशन में कम्यूटेटिव लॉ तो सेटिस्फाई होने लग जाता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल के तौर पर देख भी सकते हैं। मैंने आपको x1 भी निकाल कर दिखाया था और x2 के भी परमुटेशंस निकाल कर दिखाया था, तो उनका आप मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कम्यूटेटिव लॉ हमारा सेटिस्फाई हो जा रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में आप देखेंगे जब भी हम n का वैल्यू 2 से अधिक कर देते हैं, यानी कि 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, यानी कि जो हमारा सेट है xn, जो हमारे पास सेट है xn, अगर n का वैल्यू अगर 2 से बड़ा हो जाता है, ग्रेटर देन 2 हो जाता है, तो उस सिचुएशन में जो हमारे उस सेट के लिए कोई भी 2 परमुटेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो इतनी चीज़ों को आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक छोटा सा और पॉइंट डिस्कस करना है तो उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इसका पहले आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम उस पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम अगले लेक्चर में इस चीज़ को पढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं कि परमुटेशन ग्रुप क्या है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। तो अब चलिए एक और छोटे से पॉइंट्स पर हम बात कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा पॉइंट है और इसको हमें समझने की आवश्यकता भी है। ठीक है, एक्चुअली हम अभी तक क्या कर रहे थे कि हमारे पास एक xn एक सेट है जिसमें हमारे पास 1 2 3 हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इसके पास टोटल कितने परमुटेशंस थे, तो हमने देखा कि फैक्टोरियल 3 हमने निकाला, यानी कि 6 परमुटेशंस मिले। और ये 6 परमुटेशंस क्या थे, P1 थे, P2 थे,
P3 थे, P4, P5 एंड P6 हमारे पास टोटल 6 परमुटेशंस हमारे एग्जिस्ट कर रहे थे। तो अगर इन 6 परमुटेशंस को हम एक सेट में रख देते हैं, क्या करते हैं, एक सेट में रख देते हैं, तो उस सेट को हम S3 से डिनोट करेंगे। और यह जो 3 है वह यह बता रहा है कि हमारे सेट में कितने एलिमेंट थे, और यह जो S है वह यह बता रहा है, यानी कि ओवरऑल जो S3 है वह यह बता रहा है कि इस X3 के कितने परमुटेशंस हैं, और उन परमुटेशंस को हमने एक सेट बना दिया है, उसी को ही हम S3 से रिप्रेजेंट करने लग जाएंगे। बस इतना ही हमें समझना है, ठीक है। तो ये तो फिलहाल एक छोटे से स्पेसिफिक हमने एग्जाम्पल पर बात किया है। ऐसे ही हमारे पास x2 भी हो सकता है, x1 भी हो सकता है, x4 भी हो सकता है, x5 भी हो सकता है एंड सो ऑन, xn भी हो सकता है। तो यानी कि हमारे पास कोई भी सेट है, उस सेट के जितने भी हमारे परमुटेशंस बन सकते हैं, उन सभी परमुटेशंस को हम एक सेट में रख देते हैं, तो उसी को ही हम n से रिप्रेजेंट करने लग जाएंगे। और n जो होगा वह यह बताएगा कि इस सेट में, इस वाले सेट में जो हमारा मेन सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। यह 3 यह नहीं रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। यह बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसको भी हम रिमार्क के तौर पर लिख देते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि दी सेट, ठीक है, दी सेट ऑफ ऑल फैक्टोरियल n परमुटेशंस, ठीक है, फैक्टोरियल n permutations of xn will be denoted by, ठीक है, will be denoted by, किससे हम डिनोट करेंगे, by हम डिनोट करेंगे Sn से, ठीक है। हम क्या करेंगे, आपको समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने ये कहा कि अगर हमारे पास xn एक सेट है और उस सेट के हमारे पास फैक्टोरियल n परमुटेशंस मिलते हैं, जो कि मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उन सभी परमुटेशंस का हम एक सेट बना लेंगे, और वो सभी जो हमारे सेट के मेंबर्स होंगे उनको हम एक नए नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे Sn कहेंगे। और यह जो n होगा वह सेट के ऑर्डर को ही बताएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर, आप चाहें तो इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी कोई आवश्यकता तो है नहीं, जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उन चीज़ों को मैंने लिख दिया है। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अब जो हमारे पास अगला लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे कि परमुटेशन ग्रुप क्या होता है। जितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत थी, जितनी चीज़ों पर हमें बात करने की आवश्यकता थी, उन सभी चीज़ों को हमने समझ लिया है। तभी हम परमुटेशन ग्रुप पर बात कर पाएंगे, और अब हम बिल्कुल तैयार हैं अपने परमुटेशन ग्रुप को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम इसी पर बात करेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे कोई भी परमुटेशन ग्रुप बनता है। ये हमारे पास परमुटेशन सेट मिल गया, परमुटेशन सेट से हम परमुटेशन ग्रुप पर बात करेंगे, और हमारा काम वहीं पर ही समाप्त होगा परमुटेशन ग्रुप का, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।